Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 28 February 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing jobs exams are: first question, ICD tube is attached to. आपको बताना है इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब कहाँ पर अटैच की जाती है। ऑप्शन ए ओपन ड्रेनेज में, ऑप्शन बी क्लोज ड्रेनेज में, ऑप्शन सी नेगेटिव सक्शन प्रेशर में, ऑप्शन डी वाटर सील चैम्बर में। आईसीडी ट्यूब, जिसे आप चेस्ट ट्यूब के नाम से भी कई बार जानते हैं, उसे किस में अटैच किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आईसीडी ट्यूब को हम वाटर सील चैम्बर में ऐड करते हैं। आईसीडी ट्यूब्स फुल फॉर्म इज इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब। इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब, इंटरकोस्टल शब्द का मतलब है दो रिब्स के बीच, दो पसलियों के बीच से इसे इंसर्ट किया जाता है, इसलिए इसे इंटरकोस्टल ट्यूब के नाम से जाना जाता है। इट इज़ यूज टू रिमूव एयर फ्लूइड पस फ्रॉम द इंट्राथोरेसिक स्पेस। हमारे इंट्राथोरेसिक स्पेस में यदि एयर फ्लूइड या पस का एबनॉर्मली एक्यूमुलेशन हो जाए तो इसे बाहर निकालने के लिए इस ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कोल्ड कैलोरी टेस्ट यूज टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ। कोल्ड कैलोरी टेस्ट का इस्तेमाल हम किसकी फंक्शनिंग को असेस करने के लिए करते हैं। हार्ट, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम या फिर पॉन्स। The right answer is option C. It is brain stem. ब्रेन स्टेम एरिया प्रॉपरली फंक्शनिंग है या नहीं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कोल्ड कैलोरी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड कैलोरी टेस्ट के अंदर पर्सन के ईयर्स में बॉडी टेम्परेचर से नॉर्मली कोल्ड या हॉट वाटर इंस्टिल किया जाता है। इस वाटर के इंस्टिल करने के बाद पर्सन की आईज में यदि नेस्टैग्मस मूवमेंट होती है, यानी इनवॉलेंटरली आई मूवमेंट्स होती हैं, तो ये कंडीशन पॉजिटिव मानी जाती है, नॉर्मल मानी जाती है। इसका मतलब होता है कि पर्सन में किसी भी प्रकार का ब्रेन स्टेम डैमेज नहीं है, इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। और अगर पर्सन में नेस्टिक मूवमेंट ना हो तो इस सिचुएशन में पर्सन के अंदर ब्रेन स्टेम को डैमेज्ड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMNCI। IMNCI का फुल फॉर्म आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए इंटरनेशनल मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस, ऑप्शन बी इंडियन मेंटेनेंस ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस, ऑप्शन डी इनकॉर्पोरेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। The right answer is option C. IMNCI stands for Integrated Management of Newborn and Childhood Illness. देखिएगा, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस प्रोग्राम भारत में वर्ष 2003 में शुरू किया गया था और इसे RCH या NHM 2005 के साथ बाद में मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which instruction is given to the patient while removing the chest tube? किसी पर्सन में चेस्ट ट्यूब लगा है, उसे रिमूव करते समय आप उसे कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे? ऑप्शन ए, डीप ब्रीथ, एक्सेल एंड बियर डाउन. ऑप्शन बी, होल्ड ब्रीथ. ऑप्शन सी, परफॉर्म पर्स्ड लिप ब्रीथिंग. ऑप्शन डी, लाई डाउन calmly. The right answer is option A. देखिएगा, जब भी पर्सन के अंदर इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब या चेस्ट ट्यूब लगी होती है और आप इसे रिमूव करना चाह रहे हो, तो इस पर्सन से हमें कहना होता है कि आप डीप ब्रीथ करें या ब्रीथ इन करें, उसके बाद इसे बियर करें, यानी कि इसे होल्ड करके रखें. डीप ब्रीथ एंड देन बियर डाउन, ब्रीथ इन देन बियर डाउन. जैसे ही पर्सन होल्ड करता है रेस्पिरेशन को, उस समय आपको चेस्ट ट्यूब को रिमूव करना है. ऑप्शन सी में बताया गया पर्स्ड लिप ब्रीथिंग एक प्रकार की एक्सरसाइज है जो कि रेस्पिरेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स लाइक सीओपीडी से सफरिंग पर्सन में लंग्स की फंक्शनिंग को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी प्रोटीन्यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिया एंड एडिमा? इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस डिजीज कंडीशन को सेलेक्ट करना है जिसमें यूरिन के थ्रू बॉडी से बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन का लॉस होता है, एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है और बॉडी में एडिमा देखने को मिलती है. आपके ऑप्शंस हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल फेलियर. The right answer is option C. नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसा डिजीज कंडीशन है जिसमें किडनी के अंदर पाई जाने वाली स्मॉल ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं. ये ब्लड वेसल्स किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं या यूँ कह सकते हैं ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं. जब ये ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं तो इनके डैमेज के कारण बॉडी से यूरिन के थ्रू प्रोटीन जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स भी बाहर जाने लगते हैं और प्रोटीन की कमी से पर्सन की बॉडी में एडिमा डेवलप हो जाती है. साथ ही साथ एल्ब्यूमिन की कमी भी देखने को मिलती है. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है कि इस डिजीज कंडीशन का सबसे बड़ा कारण कौन सा है, तो आप याद रखेंगे ई कोलाई नामक बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए सबसे बड़ा कारण माना जाता है. लगभग 80% केसेस में ई कोलाई ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के रूप में भी जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 7, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज. आपको बताना है मीजल्स डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है. 3 days, 10 days, 21 days या फिर 30 days. The right answer is option B. मीजल्स डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड 10 days का माना जाता है. इंक्यूबेशन पीरियड वह समय है जब किसी डिजीज के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पर्सन की बॉडी में एंटर होते हैं और वहां से लेकर इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा फर्स्ट सिम्टम की अपीयरेंस तक का टाइम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है.
मीजल्स ट्रांसमिशन की बात की जाए तो मीजल्स केस इज इन्फेक्टिव 4 days बिफोर to 5 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश। मीजल्स डिजीज में आपको स्किन के ऊपर रैशेस को मिलते हैं, चकत्ते देखने को मिलते हैं। मीजल्स डिजीज इन रैशेस के अपीयर होने से 4 दिन पहले और रैशेस के अपीयर होने के 5 दिन बाद सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है, यानी इस दौरान ये सबसे ज़्यादा फैल सकता है। इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को प्रीवियसली पूछा भी गया है। मोर कॉमनली सीन इन विंटर्स एंड अर्ली स्प्रिंग इन इंडिया। मीजल्स डिजीज भारत में विंटर सीजन और अर्ली स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलता है, यानी सर्दी के मौसम में और बारिश के लगभग शुरुआत में। मीजल्स डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज के बीच माना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग इज। किसी भी पर्सन को अगर फ्रैक्चर हो जाए तो इस फ्रैक्चर के हीलिंग के लिए एज अ नर्स आप सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन कौन सा लेना चाहेंगे? ऑप्शन ए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे उसे। ऑप्शन बी, इमोबिलाइज करेंगे। ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स देंगे। ऑप्शन डी, एक्सरसाइज करवाएंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिएगा, अगर पर्सन में फ्रैक्चर हुआ है तो हम उस फ्रैक्चर्ड बॉडी को जितना ज़्यादा हो सकता है इमोबिलाइज करेंगे, यानी उस फ्रैक्चर्ड वाले पार्ट में मूवमेंट नहीं करने देंगे। अगर मूवमेंट नहीं होगी तो बोन बहुत ही जल्दी आपस में जुड़ जाएंगी। सो इमोबिलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड। बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कितने समय में शुरू करवा देनी चाहिए? ऑप्शन ए, ऑन सेकेंड डे। ऑप्शन बी, आफ्टर 1 वीक। ऑप्शन सी, विद इन हाफ आवर्स। ऑप्शन डी, विद इन 2 hours। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिएगा, अगर बच्चे का जन्म नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू हुआ है तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग आप जन्म के आधे घंटे के अंदर अंदर शुरू करवा दें। अगर बच्चे का जन्म सिजेरियन सेक्शन द्वारा हुआ है तो 1 से 1.5 घंटे में आप उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो फिर डॉक्टर के ऑर्डर के साथ आप उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के जन्म के बाद से लेकर उसकी 6 महीने की उम्र होने तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए सफिशिएंट मानी जाती है। इस दौरान उसे कुछ भी एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। 6 मंथ्स की एज कंप्लीट होने के बाद बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ दूसरे फूड सब्सटेंस दिए जाने चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जितने सब्सटेंस की आवश्यकता होती है वो ब्रेस्ट मिल्क से प्रॉपरली मिल नहीं पाता। बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ कुछ और सब्सटेंस खाने के लिए देना कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहलाता है। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी जब भी क्राई करे उसे ब्रेस्ट फीड करवाना है। एक नॉर्मल आइडिया देखा जाए तो बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को हर 2 घंटे बाद ब्रेस्ट फीड करवाना आवश्यक माना जाता है।
Question number 10. A client has rectal cancer and is scheduled for abdominal perineal resection. What should be the priority nursing care during the post-operative period? किसी पर्सन को रेक्टल एरिया में कैंसर था और इसके ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन किया जा रहा है। इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट में प्रायोरिटी नर्सिंग केयर क्या होनी चाहिए? इन चारों ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, टीचिंग हाउ टू इरिगेट द इलियोस्टोमी। आप इस पेशेंट को सिखाएंगे कि इसकी इलियोस्टोमी को आप किस प्रकार से इरिगेट करेंगे, साफ करेंगे। ऑप्शन बी, स्टॉपिंग इलेक्ट्रोलाइट लॉस इन द इंसिशनल एरिया। हम इस पर्सन में जहां पर इंसिजन लगा होगा उस जगह से हो रहे इलेक्ट्रोलाइट लॉस को रोकने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी, एनकरेजिंग अ हाई फाइबर डाइट। हम इस पर्सन में हाई फाइबर डाइट लेने के लिए एनकरेज करेंगे। ऑप्शन डी, फैसिलिटेटिंग पेरिनियल वुंड ड्रेनेज। हम इस पर्सन में पेरिनियल एरिया से वुंड को ड्रेन कराने की कोशिश करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिएगा, जब भी पर्सन को रेक्टल कैंसर होता है तो अगर सर्जिकल मैनेजमेंट इसका किया जाता है तो वहाँ पर एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि सर्जरी के बाद उस एरिया में किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल ब्लड फ्लूइड या पस का कलेक्शन ना हो जाए, इसलिए उस एरिया में ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाता है, ड्रेन लगाया जाता है। यहाँ पर पेरिनियल वुंड को ड्रेन करना ताकि वहाँ किसी प्रकार की सड़न ना हो जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन सर्जरी आखिर है क्या। एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन सर्जरी डन टू ट्रीट एनाल और रेक्टल कैंसर। इस एपीआर सर्जरी का इस्तेमाल हम एनाल एरिया या रेक्टल एरिया में कैंसर हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट में करते हैं। टू रिमूव कैंसर योर सर्जन विल रिमूव ऑल द फॉलोइंग। इस एरिया में कैंसर को रिमूव करने के लिए सर्जन के द्वारा कॉलोन के लोअर पार्ट को, रेक्टम को और एनस एरिया को रिमूव कर दिया जाता है और यही प्रोसीजर एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समराइज वे में इसे जान लेते हैं। एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन सर्जरी जनरली एनाल या रेक्टल एरिया में हुए कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाने वाला प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में सर्जन सर्जरी द्वारा कॉलोन के लोअर पार्ट, रेक्टम और एनस को रिमूव कर देता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। द क्लाइंट विथ अ पेरिनियल रिसेक्शन विल हैव अ पेरिनियल इंसिजन। अब आपने पेशेंट में सर्जरी की है तो उस जगह पर पेरिनियल एरिया में इंसिजन होगा, कट होगा। ड्रेन्स विल बी यूज्ड टू फैसिलिटेट वुंड ड्रेनेज। दिस विल हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एट सर्जिकल साइट। अगर पर्सन में सर्जरी की गई है तो उस जगह पर ड्रेनेज लगाए जाएंगे और इन ड्रेन्स के द्वारा जो वुंड का लिक्विड पोर्शन है, जो वेस्ट है, वो बाहर की तरफ वहाँ से निकाल दिया जाएगा ताकि सर्जिकल साइट पे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो पाए। और यही यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में किया जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन माना जाएगा as compared to rest of 3. Question number 11. Montex test considered positive if redness is more than. आपको बताना है कि मॉन्टेक्स टेस्ट में कितनी
रेडनेस एरिया आने पर हम इसे पॉजिटिव मानते हैं। ऑप्शन ए 10 mm, ऑप्शन बी 8 mm, ऑप्शन सी 12 mm, ऑप्शन डी 14 mm। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मॉन्टेक्स टेस्ट करने पर यदि इंसर्शन साइट पर 10 mm या 1 सेंटीमीटर का स्कार या रेडेंड एरिया आपको दिखाई दे तो ये मान लीजिएगा कि मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव है, मींस पर्सन को टीबी है। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। आफ्टर 72 आवर्स ऑफ पीपीडी इंजेक्शन, hardening of the injected area should be noted in Montague test are। हम टीबी डिजीज पर्सन में है या नहीं इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इंट्राडर्मल रूट का इस्तेमाल करते हुए पीपीडी यानी प्रोटीन डेरिवेटिव्स को पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और इसके इंजेक्शन के 48 से 72 घंटे बाद हम रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिजल्ट्स को रीड करते हैं। ग्रेटर देन 10 mm डायमीटर्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ करंट और प्रीवियस इन्फेक्शन विद ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव रिजल्ट। अगर इस पीपीटी इंजेक्शन साइट पर 10 mm का रेडनेस या कोई निशान दिखाई दे तो इसका मतलब है कि पर्सन को टीबी है, मींस टेस्ट इज पॉजिटिव। 5 mm or more diameter should be considered positive if test result in person who are infected with HIV or if the patient has been close contact with person infected with TB। अगर किसी पर्सन के अंदर 5 mm या इससे ज़्यादा का रेडेंड एरिया मिलता है तो हम इस पर्सन को उस केस में पॉजिटिव मानेंगे जब उसे HIV एड्स डिजीज़ हो या फिर ये पर्सन लंबे समय से किसी ऐसे टीबी पेशेंट के बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में हो। लेस देन 5 mm डायमीटर स्वेलिंग इज कंसीडर नेगेटिव रिजल्ट। अगर मॉन्टेक्स टेस्ट में आपको 5 mm से कम डायमीटर मिलता है, स्वेलिंग या रेडेंड एरिया मिलता है, तो इस टेस्ट को आप नेगेटिव मानेंगे, यानी पर्सन में टीबी नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्गन विथ अ मेजर इन फ्लूइड रेगुलेशन इज। आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑर्गन को सेलेक्ट करना है जो कि हमारी बॉडी में फ्लूइड रेगुलेशन का मेजर रोल प्ले करता है। सबसे ज़्यादा फ्लूइड रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार ऑर्गन कौन सा होता है? किडनीज, लंग्स, स्किन या इंटेस्टाइन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारी बॉडी में किडनीज के द्वारा सबसे ज़्यादा फ्लूइड रेगुलेशन का काम किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। किसी वुमेन में मल्टीपल प्रेगनेंसी को कंफर्मली डायग्नोज करना हो तो किस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे आप? HCG, पाल्पेशन, अल्ट्रासोनोग्राम या फिर अल्फा फीटोप्रोटीन के द्वारा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अल्ट्रासोनोग्राम यानी सोनोग्राफी के द्वारा हम ये कंफर्म डायग्नोज कर सकते हैं कि वुमेन में मल्टीपल प्रेगनेंसी है या नहीं।
प्रेगनेंसी को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए हम यूरिन में HCG की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। इसे ही आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या UPT के नाम से जानते हैं। HCG का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसके अलावा बच्चे में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल असेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मेजर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर्स इन वाटर इंटॉक्सिकेशन इज। आपको बताना है वाटर इंटॉक्सिकेशन होने पर मेजर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कौन सा देखने को मिल सकता है। वाटर इंटॉक्सिकेशन का सिंपली मीनिंग है कि यदि कोई पर्सन नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक से काफ़ी ज़्यादा पानी इनटेक कर ले, वाटर इनटेक कर ले, तो ये कंडीशन वाटर इंटॉक्सिकेशन कहलाएगी। इस सिचुएशन में पर्सन में हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपोकैलीमिया हो सकता है या फिर हाइपरकैलीमिया हो सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिएगा, अगर पर्सन नॉर्मल वाटर इनटेक की तुलना में कई गुना ज़्यादा वाटर इनटेक करता है तो इस सिचुएशन में बॉडी के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, यानी हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन हो जाती है। वाटर इंटॉक्सिकेशन ऑल्सो नोन एज वाटर पॉइजनिंग। वाटर इंटॉक्सिकेशन को आप वाटर पॉइजनिंग के नाम से भी जानते हैं। इज अ पोटेंशियली फैटल डिस्टर्बेंस इन ब्रेन फंक्शन that results when the normal balance of electrolytes in body pushed outside safe limits of overhydration. It leads to hyponatremia. जब पर्सन नॉर्मल अमाउंट की तुलना में कई गुना ज़्यादा वाटर इनटेक कर ले, ओवर हाइड्रेशन कर ले, तो इस सिचुएशन में पर्सन के जो बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका रेशो गड़बड़ हो जाता है, मिसमैच हो जाता है और इससे पर्सन के ब्रेन फंक्शन अल्टर हो सकते हैं और इस सिचुएशन में हाइपोनेट्रीमिया एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द ड्रग यूज्ड टू प्रिवेंट एस्पायरेशन एंड डिक्रीज द सिक्रीशन इज। आपको बताना है कि वह कौन सी मेडिसिन है जो कि एस्पायरेशन को रोकने और बॉडी सिक्रेशन को डिक्रीज करने में इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी नॉर एड्रेनलिन, ऑप्शन सी डोपामाइन, ऑप्शन डी एट्रोपिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब भी किसी पर्सन को हम एट्रोपिन देते हैं तो उसके बॉडी सिक्रीशंस कम हो जाते हैं और इसका सबसे बड़ा यूज़ है कि ऑपरेशन के दौरान पेशेंट में रिस्क ऑफ एस्पायरेशन को कम किया जाता है। एट्रोपिन इज़ यूज्ड टू रिड्यूस सलाइवा, म्यूकस और अदर सिक्रीशंस इन द एयरवे ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी से पहले हम पर्सन को एट्रोपिन देते हैं और इस एट्रोपिन के इफ़ेक्ट के कारण पर्सन की बॉडी सिक्रीशंस जैसे सलाइवा, म्यूकस आदि कम सिक्रीट होते हैं और इसी के कारण रिस्क ऑफ एस्पायरेशन कम हो जाता है। एट्रोपिन इंक्रीजेज हार्ट रेट and improves the atrioventricular conduction by blocking the parasympathetic influences on heart. एट्रोपिन जो है पैरासिम्पैथेटिक इन्फ्लुएंस को रोककर हार्ट रेट को इम्प्रूव करता है। यानी जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन हो और आपको पर्सन की
हार्ट रेट जो कि लगातार कम होती जा रही है उसे बढ़ाना हो तो वहाँ पर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ एट्रोपिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन इज टैकीकार्डिया। और याद रखिएगा एट्रोपिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट यदि आपसे पूछा जाए तो वो है टैकीकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following parameter the nurse have to observe in infant with shock? अगर किसी 1 साल से कम उम्र के बच्चे को इन्फेंट को शॉक हुआ है तो इस सिचुएशन में नर्स के द्वारा कौन सा पैरामीटर सबसे ज़रूरी है ऑब्जर्व करना? यूरिन आउटपुट, हार्ट रेट, वेट या फिर रेस्पिरेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा इन्फेंट में यदि शॉक है तो उस सिचुएशन में आपको यूरिन आउटपुट को मेजर करना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, मम्स इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स। मम्स डिजीज में हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है ये आपको बताना है। सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड, टंग या फिर थायराइड ग्लैंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारे माउथ में टोटल 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इन सलाइवरी ग्लैंड में सबसे बड़ी है पैरोटिड ग्लैंड और यही मम्स डिजीज होने पर अफेक्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म ओमा मीन्स। आपको बताना है कि ओमा शब्द का क्या मीनिंग होता है। ऑर्गन, ओपनिंग, सिस्ट या न्यू ग्रोथ? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओमा शब्द का मीनिंग है न्यू ग्रोथ। अगर किसी भी शब्द के पीछे ओमा एज अ सुफिक्स लग जाए तो इसका मतलब है न्यू ग्रोथ। इसे आप जनरली ऑन्कोलॉजी में देखेंगे। ऑन्कोलॉजी में हम कैंसर की स्टडी करते हैं और वहाँ पर डिफरेंट टाइप के कैंसर्स होते हैं जिनके पीछे आपको ओमा लगा होता है, लाइक लिम्फोमा, सार्कोमा, यानी उस जगह पर बॉडी की न्यू सेल्स का ओरिजिन हो रहा है, एबनॉर्मल न्यू सेल का जनरेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू IMCI protocol in young infant with diarrhea, some dehydration refers to। IMCI प्रोटोकॉल के अनुसार किसी यंग इन्फेंट को डायरिया है और इन चारों में से किस फाइंडिंग के होने पर आप ये डिसाइड करेंगे कि उसे कुछ डिहाइड्रेशन भी है। ऑप्शन ए, स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, शनकन आइज, रेस्टलेस, इरिटेबल। स्किन पिंच गोज बैक स्लोली यानी पर्सन की, बच्चे की स्किन को जब आप पिंच करते हैं, पकड़ते हैं, फोल्ड करते हैं और जब छोड़ते हैं पिंच करके तो वो धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आती है। बच्चा लेथार्जिक है, अनकॉन्शियस है। ऑप्शन सी, पिंच गोज बैक वेरी स्लोली, बहुत ही धीमे स्किन नॉर्मल हो पाती है पिंच करने के बाद। रेस्टलेस होता है बच्चा, इरिटेबल होता है। ऑप्शन डी, स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली, सनकन आइज, लेथार्जिक, अनकॉन्शियसनेस। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर अपना आंसर फाइनलाइज करिएगा। यहाँ पर
सम डिहाइड्रेशन रेफर्स टू पूछा है कुछ डिहाइड्रेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिएगा, जब आप स्किन टेस्ट करते हैं, टर्गर टेस्ट करते हैं, तो पर्सन की बॉडी पे, स्पेशली अगर वो बच्चा है तो अराउंड एब्डोमेन एरिया में आप पिंच करते हैं स्किन को और फिर 1-2 सेकंड होल्ड करके फिर इसे छोड़ते हैं। अगर स्किन अपनी नॉर्मल पोजीशन में एकदम आ जाती है तो इसका मतलब है बच्चे में बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन नहीं है। स्किन अगर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आती है तो इसका मतलब है कुछ डिहाइड्रेशन है। और अगर स्किन बहुत ही धीमी रफ्तार से नॉर्मल पोजीशन में आ रही है तो इसका मतलब है कि बच्चे में बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन है। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि बच्चे में थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन हो तो उसकी स्किन पर किस प्रकार के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो हम कहेंगे कि जो स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, स्किन धीरे धीरे अपने नॉर्मल पोजीशन में आएगी, जो उसकी आईज होंगी वो सनकन होंगी और बच्चा रेस्टलेस हो सकता है, इरिटेबल हो सकता है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा लगातार रो रहा हो सकता है। Question number 20. Which value of HbA1c in diabetic patient is an indication of good control of blood sugar level? किसी डायबिटीज़ पेशेंट में HbA1 टेस्ट की कौन सी वैल्यू ये बताती है कि इस पर्सन ने अपने ब्लड शुगर लेवल को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। ऑप्शन ए 1 to 3, ऑप्शन बी 6 to 8, ऑप्शन सी 8 to 10, ऑप्शन डी 10 to 12। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आइए इसके बारे में और जान लें, इम्पॉर्टेंट है ये। देखिएगा, HbA1c टेस्ट के द्वारा हम किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट में पिछले 3 महीने का शुगर लेवल असेस कर सकते हैं। फॉर पीपल विदाउट डायबिटीज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन A1c लेवल इज बिटवीन 4% to 5.6%। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ नहीं है तो इस पर्सन के अंदर HbA1c टेस्ट का लेवल 4 से 5.6% के बीच आएगा। दिस इज द नॉर्मल लेवल। हीमोग्लोबिन A1c लेवल बिटवीन 5.7 to 6.4 मीन्स यू हैव हायर चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटीज़। अगर इस टेस्ट वैल्यू का रिजल्ट 5.7 से 6.4% के बीच है तो इसका मतलब है कि ये पर्सन प्री डायबिटीज़ स्टेज में है, इसे डायबिटीज़ होने वाला है या हो सकता है। अगर HbA1c टेस्ट का रिजल्ट 6.5 या इससे ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि पर्सन को डायबिटीज़ है कंफर्म। तो याद रखिएगा, 6.5% HbA1c वैल्यू shows that a person is suffering with diabetes। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को यहाँ से वैल्यूज़ को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21। Kernicterus occurred when bilirubin reached more than। आपको बताना है कि बिलिरुबिन का लेवल कितना होने पर कर्निक्टरस डिजीज़ हो सकता है। ऑप्शन ए 20 mg/dl, ऑप्शन बी 15 mg/dl, ऑप्शन सी 10 mg/dl, ऑप्शन डी 25 mg/dl। The right answer is ऑप्शन ए। कर्निक्टरस डिजीज़ में बिलिरुबिन का लेवल बॉडी के अंदर 20 mg/dl होता है।
Kernicterus is a type of brain damage that result from higher levels of bilirubin in baby's blood. देखिएगा, नॉर्मली यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिलिरुबिन का लेवल कितना होता है तो आप बताएंगे 0.2 से लेकर 1.2 mg/dl। अगर इतना बिलिरुबिन बॉडी में है किसी पर्सन में तो ये नॉर्मल माना जाता है। अगर बिलिरुबिन का लेवल किसी बच्चे के अंदर 20 mg/dl तक या इससे अधिक हो तो इस सिचुएशन में बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है और इसी कंडीशन को आप कर्निक्टरस के नाम से जानते हैं। वेरी हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन बेबीज बॉडी इज कॉल्ड कर्निक्टरस डिजीज। क्वेश्चन नंबर 22। A thin fibrous ring present at the margin of chorionic plate is। chorionic plate के मार्जिन पर पाई जाने वाली एक थिन फाइब्रस रिंग क्या कहलाती है? प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा, प्लेसेंटा सर्कमवैलेट, प्लेसेंटा मार्जिनेटा, वेलामेंटस इंसर्शन। कॉरियोनिक प्लेट के मार्जिन पर पाई जाने वाली थिन फाइब्रस रिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इसे हम प्लेसेंटा मार्जिनाटा के नाम से जानते हैं। प्लेसेंटा मार्जिनाटा इज अ थिन फाइब्रस रिंग दैट इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ कॉरियोनिक प्लेट। क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following condition is the most common complaint of sexual nature verbalized by women in outpatient visit? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आउट पेशेंट विजिट के दौरान यानी ओपीडीज के दौरान वुमेन के द्वारा सबसे ज़्यादा किस सेक्सुअल नेचर ऑफ कंप्लेन के बारे में डॉक्टर से डिस्कस किया जाता है तो वो कौन सी है ये आपको बताना है। एक बार फिर से समझिएगा, ओपीडी के दौरान डॉक्टर से पूछी जाने वाली वुमेन्स के द्वारा सबसे बड़ी सेक्सुअल कंप्लेन कौन सी है? ऑप्शन ए डिस्पायरिनिया, ऑप्शन बी डिक्रीज डिजायर, ऑप्शन सी डिक्रीज लुब्रिकेशन, ऑप्शन डी एनऑर्गेनिज्मिया। The right answer is option A. It is dyspareunia. आइए इसके बारे में जान लें। The medical term for painful intercourse is dyspareunia. अगर इंटरकोर्स के दौरान सेक्सुअल एक्ट के दौरान बहुत ही ज़्यादा पेन होता है तो ये कंडीशन डिस्पायरेनुइया के नाम से जानी जाती है। डिफाइंड एज अ persistent or recurrent genital pain that occurs just before, during or after intercourse। डिस्पायरेनुइया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन को लगातार या बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स से जस्ट पहले या इसके दौरान या इसके बाद पेन होता है और ओपीडीज के अंदर वुमेन्स के द्वारा सबसे ज़्यादा इसका डिस्कशन किया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस एग्जाम में डिस्पायरेनुइया टर्म क्या है इसका मीनिंग पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 24। हेमरॉइड्स मीन्स, आपको बताना है हेमरॉइड्स क्या है। एक्सेसिव ब्लीडिंग, पेरिनियल वेरिकोज वेन, substance that inhibit hemorrhage, substance that increase hemorrhage। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हेमरॉइड शब्द का मतलब है
पेरिनियल वेन्स का एनलार्ज हो जाना, पेरिनियम एरिया में पाए जाने वाली वेन्स का एनलार्ज हो जाना हेमरॉइड्स के नाम से जाना जाता है। कई केसेस में यहाँ से ब्लीडिंग भी देखी जाती है और ये अक्सर उन पेशेंट्स में होता है जिनका प्रोफेशन उन्हें लंबे समय तक स्टैंड अप पोजीशन में रहने के लिए कहता है, या फिर पर्सन को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रहना भी इसका एक कारण हो सकता है। हेमरॉइड्स को आप पाइल्स या बवासीर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, टेलिपस एक्विनस कॉमनली नोन एज, टेलिपस एक्विनस को आप किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए क्लब फुट, डायबिटिक फुट, फ्लैट फुट या फिर एथलीट्स फुट। The right answer is option A. टेलिपस एक्विनस कॉमनली हम क्लब फुट को बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 27, फंक्शंस ऑफ सोडियम इज, आपको बताना है कि हमारे बॉडी में सोडियम का क्या रोल है, क्या फंक्शन है। ऑप्शन ए मेंटेन्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवाता है। ऑप्शन बी मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ मसल्स एंड नर्व्स, ये मसल्स और नर्व की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी करेक्ट, या फिर ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ सोडियम? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर हमारे बॉडी में सोडियम के फंक्शंस की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है। अगर आप डाइट में एक्सेसिव सोडियम लेते हैं तो आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है। इसके अलावा पर्सन में सोडियम मसल्स और नर्व्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। आपने देखा होगा जिन पर्सन के अंदर, पेशेंट्स के अंदर सोडियम इलेक्ट्रोलाइट का लेवल नॉर्मल से कम या ज़्यादा हो जाता है तो उनके अंदर एबनॉर्मल फीलिंग्स जैसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। पर्सन बहकी बहकी बातें करने लगता है। यहाँ पर सोडियम के द्वारा नर्व्स जो है प्रभावित रहती हैं, इसी कारण उनमें ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। सोडियम का नॉर्मल लेवल 135 से 145 के बीच होता है। 135 से कम यदि सोडियम का लेवल होता है तो इसे हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे, और 145 से सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है तो ये हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट सम्स अप और कॉन्स्टिट्यूट अ डिजीज इज नोन एज, आपको बताना है कि किसी पर्सन में सिम्टम्स का एक ग्रुप जो कि डिजीज बनाता है क्या कहलाता है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, साइंस, सिम्टम्स या सिंड्रोम। अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट मेक्स अप अ डिजीज नोन एज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इसे हम सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अगर किसी डिजीज़ में बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स पाए जा रहे हैं तो ये कंडीशन सिंड्रोम कहलाती है। अ सिंड्रोम इज़ अ सेट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सिम्टम्स दैट आर correct correlated with each other and often with a specific disease। किसी पर्सन में पाए जाने वाले बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स जो कि किसी एक डिजीज से रिलेटेड हों, इसे आप सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग हैज़ द साइड इफेक्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूराइटिस, आपको बताना है कि किस टीबी मेडिसिन को लेने पर
पेरिफेरल न्यूराइटिस जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। रिफेम्पिन, इथैम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजेड, पायरेजिनामाइड। The right answer is option C. Isoniazid may cause peripheral neuritis condition. Thank you so much everyone for watching this complete video. अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।